हे बच्चों, वेलकम बैक टू नीट फंडा। आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर और आज मैं तुम्हारे लिए एक माइंड मैप लेके आई हूँ जिसमें हम बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन को पूरा ही कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे माइंड मैप है, ये मैं आपको डिटेल में भी बताऊँगी। ओके, तो सबसे पहले ना मैं तुमको बताऊँगी यहाँ पे ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं। ओके, तो मैं इसे ना बड़ा कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आओ तो थोड़ा कम क्लियर दिख रहा होगा। तो अभी मैं सबसे पहले तुमको बताऊंगी ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल होते क्या है? बेसिकली कोई भी एनिमल हमने लिया और उसको डीएनए को ना चेंज कर दिया, मैनिपुलेट कर दिया। ठीक है, उसके जीन को हमने क्या किया, फॉरेन जीन उसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। और जो फॉरेन जीन रहेगा ना उसके अंदर ना क्वालिटीज़ अच्छी रहेंगी, जिससे कि जो एनिमल बन रहा है, ठीक है, उसका अब क्या हो गया, वो ट्रांसजेनिक हो गया। ठीक है, जीन चेंज हो गई उसकी, तो क्या रहेगा उसमें, क्वालिटीज़ अच्छी अच्छी चीज़ें आ जाएंगी उसमें। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स बोलते हैं। ठीक है, वैसे तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स बहुत सारे होते हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारे, क्या तुम जिस पे भी करना चाहो, ठीक है वो, बट 95% ट्रांसजेनिक एनिमल क्या है, माइस है, चूहे हैं। चूहे पे सबसे ज़्यादा टेस्ट किए जाते हैं। तो अब मान लो रैबिट्स पे कर रहे हैं, पिग पे कर रहे हैं, तो कुछ लोगों को ना इन चीज़ों से ना परेशानी होती है। अब मान लो तुम कोई भी नई चीज़ बना रहे हो तो ज़रूरी नहीं है एक बार में बन जाए। ठीक है, अब मान लो तुम्हारे उस रिसर्च के चक्कर में, उस टेस्ट के चक्कर में कितने जो एनिमल हैं वो मर जाते हैं। तो इसीलिए ना बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं GEAC। ओके, ये क्वेश्चन नीट में आता है। ठीक है, तो अभी आ जाओ, मैं तुमको अभी पहले ट्रांसजेनिक एनिमल्स बताते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स को बनाते क्यों है? टू स्टडी नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें देखने के लिए। ठीक है, अब और क्या है, टू स्टडी द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जीन्स इन द डेवलपमेंट ऑफ अ डिजीज़। अब कोई डिजीज़ के लिए कोई चीज़ बनानी है तो सबसे पहले माइस पे करेंगे या फिर और जानवर हैं उन पे कर लेते हैं टेस्ट। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग है, केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग में सारे बेचारे एनिमल्स मारे जाते हैं। ठीक है, इसीलिए कुछ लोगों को बहुत एथिकल प्रॉब्लम होती है। ठीक है, एथिकल इश्यूज होते हैं, जैसे कि अभी हम हिंदू हैं तो हिंदू में ना गाय को नहीं मारना, इसको नहीं मारना, उसको नहीं मारना, तो बहुत कुछ होता है। तो उसके लिए बनाई गई है GEAC। ओके, देखो यहाँ पे तुमको देखो कुछ डिफिनेशन दे रखे हैं, मैंने तुमको बता दिया ना, DNA मैनिपुलेशन कराते हैं। ठीक है, छोड़ो, यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं तुमको, ट्रांसजेनिक रैट है, रैबिट्स हैं, पिग हैं, शीप्स हैं, रोजी काऊ बहुत फेमस थी, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा उसकी मिल्क में ना बहुत ज़्यादा प्रोटीन रहता था। ठीक है, कितना रहता था, 2.4 ग्राम्स पर लीटर। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, समझ में आ गया। और ना इसके अंदर क्या रहता था, इसके मिल्क के अंदर रहता था, दूसरा पेन चेंज कर लें, तो इसके अंदर रहता था अल्फ़ा लैक्ट एल्ब्यूमिन। ठीक है, बहुत प्रोटीन इनरिच इसका जो मिल्क था। ठीक है, और ये ना फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्या है? फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ थी। ठीक है, समझ में आ गया इतना कुछ। ठीक है, तो रोजी काउ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, और इसके पास क्या रहता है, अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन रहता है, ये बहुत ज़्यादा आता है। और कितना ग्राम पर लीटर इसके पास जो प्रोटीन रहता है वो भी आता है। ठीक है, तो ये पूरा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारा याद कर लो। ओके, समझ में आ गया। अब आ जाओ, ये हमने पढ़ लिया है। अब मैं तुमको बताऊँगी यहाँ पे GEAC के बारे में। ठीक है, फिर उसके बाद हम बायोपायरेसी ये सब पढ़ेंगे। तो तुम यहाँ पे आ जाओ पहले। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ये है क्या एक्चुअल में? ठीक है, ये एक ऐसी कमेटी है जो कि डिसीज़न लेती है कि मतलब कौन सा एनिमल पे हम टेस्ट कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे एथिकल इश्यूज़ का ख्याल रखती है, या फिर कहीं भी हमको कंप्लेंट करनी है तो हम इनको कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे रहता है, तो ये सारा कुछ देखती है। देखो, मेक डिसीजंस अबाउट द वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च। ठीक है, सेफ्टी ऑफ GM ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज। ठीक है, तो ये इनका काम है। अब आज यहाँ पे पढ़ेंगे बायोपायरेसी या बायो पेटेंट के बारे में। ठीक है, तो बायो पेटेंट तो एक टाइप का कॉपीराइट हो गया, कि जैसे तुम्हारी कोई चीज़ है तो तुमने उस पर उसका कॉपीराइट ले लिया। ठीक है, और कोई उस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकता, तो उसको हम कॉपीराइट बोलेंगे। ठीक है, तो बायोपायरेसी क्या होता है? बायोपायरेसी होती है एक टाइप की चोरी। जैसे हाँ, अब तुम्हारा जैसे मेरा नाम है तो वो मेरा है, किसी ने क्या किया, अब मेरा कॉपीराइट है मेरे नाम पे। ठीक है, और इस वीडियो पे मेरा कॉपीराइट है, अब किसी ने क्या किया, इसको कॉपी पेस्ट करके
और यूज़ कर लिया, तो उसको हम बायोपायरेसी बोलेंगे। मतलब कि एक टाइप की चोरी है, वो जो चीज़ मेरी है पहले से, पर अब दूसरा बंदा कह रहा है कि नहीं ये भाई ये मेरी है, तो ऐसे नहीं हो सकता। तो उसके लिए अगर मैंने पहले से ही बायो पेटेंट ले रखा है, पेटेंट, ठीक है, वो चीज़ मैंने कॉपीराइट पहले से इशू करा रखी है कि वो मेरा है, तो ठीक है। अगर नहीं करा रखा तो प्रॉब्लम ही हो जाएगी ना, फिर सामने वाला बंदा कह देगा नहीं नहीं मेरा है, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो बायोपायरेसी क्या है, कुछ कंट्रीज़ ने क्या किया, जैसे हमारा बासमती राइस है, तो क्या बोला उन्होंने कि नहीं नहीं हमारा बासमती राइस ना हमारा है, हमारी कंट्री में ओरिजिन हुआ है उसका, बट ऐसा हुआ नहीं था। तो क्या हुआ, मतलब तुमको एक कहानी सुनाते, जैसे हल्दी है, ठीक है, टर्मरिक है, टर्मरिक ना इंडिया में ही ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, आई थिंक मुझे पता नहीं कि कौन सी कंट्री ने उसका बायो पेटेंट लेने का ट्राई किया था, ठीक है, उसको हम बायो पायरेसी बोलेंगे, बट मतलब पता नहीं इंडिया ने शायद से करा नहीं रखा होगा पहले से, इसीलिए ऐसा हुआ होगा। तो उन्होंने ना दावा किया कि जो टर्मरिक है ना वो हमारे यहाँ की है। फिर इंडिया ने बोला भाई कि ऐसे कैसे तुम्हारे यहाँ की है, तो मान लो तुम तो अभी बोल रहे हो, पर हमारी रामायण में लिखा हुआ है कि जो सीता माता थी उनकी हल्दी लगाई गई। तो भाई जब इंडिया में, अगर तुम्हारी कंट्री में चलो ठीक है, इतने सालों के बाद, पता नहीं कब उन्होंने बोला होगा कि नहीं नहीं अभी तो उन्होंने बताया, तो उनको क्या पता रामायण में क्या लिखा हुआ है। तो इंडिया वालों ने बोला कि हमारी जो रामायण है इतनी साल पुरानी है, उसमें हल्दी का पूरा पूरा यूज़ है, तो हल्दी हमारे यहाँ की है, ठीक है। ऐसे ही बासमती राइस के बारे में बात हुई, तो उन्होंने भी सेम वही चीज़, वही एलिगेशंस लगा दिए कि नहीं हमारे यहाँ का है बासमती राइस। तो इंडिया ने बोला नहीं भाई देखो हमारे यहाँ देखो 27 तरीके की तो बासमती उगाई जाती है, ठीक है। ऊपर से पता कितनी कितनी राइस की कितनी वेराइटीज़ है, 2 लाख वेराइटीज़ है राइस की इंडिया के अंदर, ठीक है। मतलब चावल बहुत ज़्यादा उगाया जाता है इंडिया में। और ना फिर सेम चीज़ ना वहाँ पे भी उन्होंने बोली कि नहीं नहीं, तो फिर वहाँ पे फिर से रामायण उठा लाए, तो रामायण में बोला गया कि देखो हल्दी का भी यूज़ है यहाँ पे और चावल का भी यूज़ है, तो चावल भी है हमारे यहाँ का है, मतलब बासमती राइस का मतलब बासमती राइस के बारे में कुछ लिखा हुआ रहेगा, तो वो उन्होंने बोला कि बासमती राइस भी हमारा है। ऐसे करके सोच रहे, दिमाग ना लगाया होता ना किसी बंदे ने, तो मतलब चला जाता, तो वो बायो पेटेंट ले लेते, तो समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अब डेफिनेशन भी देख लो, थोड़ा इधर कर लेती हूँ। देखो बायोपायरेसी का यूज़ और बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर, ठीक है, विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंट्रीज एंड पीपल कंसर्न इज बायोपायरेसी। और बायो पेटेंट क्या है, पेटेंट ग्रांटेड बाय बायोलॉजिकल एंटिटीज फॉर द प्रोडक्ट ड्राइव्ड फ्रॉम दैम आर कॉल्ड बायो पेटेंट। जैसे कि बासमती राइस है, इंडिया ने बनाया, मतलब इंडिया में सबसे पहले उगाया गया है, ठीक है, इंडिया ने बनाया ही है। अब देखो यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे जीएम क्रॉप्स के बारे में, ठीक है, एग्रीकल्चर में क्या क्या यूज़ हैं बायोटेक्नोलॉजी के, वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। देखो सबसे पहले अगर हम देखेंगे जीएम क्रॉप्स की बात करेंगे, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है, ठीक है, इसका पूरा फुल फॉर्म जीएम क्रॉप्स का, ठीक है। अब देखो ये क्या करते हैं, जीएम क्रॉप्स है, ठीक है, उनमें जीन्स डाल दी गई हैं, अच्छी कुछ प्रॉपर्टीज़ आ गई, तो क्या करेंगे जो एबायोटिक स्ट्रेसेस होते हैं ना मोर टॉलरेंट होते हैं, ठीक है, अच्छे से सह लेते हैं, ठीक है। रिड्यूस रिलायंस ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड, मतलब कम केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना से चल जाता है इनका काम, ठीक है। हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, ठीक है, समझ में आ गया। इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय प्लांट और इन्हेंस न्यूट्रिशनल वैल्यू, ठीक है, जैसे कि गोल्डन राइस है, ठीक है, ये क्या है, जीएम क्रॉप है। अब यहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ पे ना पेस्ट रेजिस्टेंस इन कॉटन प्लांट, देखो यहाँ पे तुमने बीटी टॉक्सिन के बारे में पढ़ा है, बीटी कॉटन के बारे में पढ़ा है। बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस का यूज़ करते हैं, जो कि जो पेस्टिसाइड मतलब पेस्ट वगैरह होते हैं ना उनको मार डालता है वो, ठीक है। अब देखो ये क्या करता है, इट बिकम्स, इसको ना पहले तो बायोलिस्टिक गन होती है ना उसके थ्रू जीन को अंदर किया जाता है, समझ गए, प्लांट में, ठीक है, बायोलिस्टिक गन का यूज़ करते हैं जीन को ट्रांसफ़र करने के लिए, ओके। देखो ये क्या करता है, ये ना पहले तो पड़े रहता है, देखो जब प्लांट के पास है तो ना इनएक्टिव फॉर्म में ही है, ठीक है। जैसे ही कोई भी पेस्ट है उसने ना लिया, ठीक है, उसने खा लिया, वो लीफ खाई, लीफ पे था, प्लांट के अंदर है, लीफ पे था, तब तक तो इनएक्टिव फॉर्म में था, तब तक प्लांट के पास था। जैसे ही वो उसकी बॉडी के अंदर गया, गट में गया, ठीक है, उसके पीएच से उसका रिएक्शन हुआ तो वो एक्टिव हो जाता है, और उसकी जो गट की सेल होती है ना, पेट, तो उनको ना सेल को मारने लग जाता है, ऐसे करके ही पूरा एनिमल ही मर जाता है, ठीक है, एनिमल कह रहे हैं, पेस्ट मर जाता है, ठीक है। अब देखो द एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड टू द
सरफेस ऑफ मिडगट एपिथेलियम सेल एंड इंसेक्ट एंड क्रिएट पोर्स, ठीक है, घाव कर देता है और वो मर जाएगा, ठीक है। स्वेलिंग हो जाती है। लाइसिस का मतलब होता है सेल का मर जाना, ठीक है। लाइसिस का मतलब सेल बिल्कुल ही डेड हो गई, लाइसिस बोलेंगे उसको, ठीक है। इवेंचुअली डेथ ऑफ द इंसेक्ट, समझ में आ गया। अब जैसे देखो, अब देखो यहाँ पे देखो क्रायोजीन के बारे में दे रहे हैं, ठीक है। जैसे क्राई फर्स्ट AC एंड क्राई सेकेंड AB कॉटन वॉलवॉर्म का मारती है, ठीक है। क्राई फर्स्ट AC एंड क्राई सेकेंड AB किसको मारेगी? कॉटन वॉलवॉर्म को मारती है। और अगर बात करें हम यहाँ पे एक और नहीं दे रखी, क्राई फर्स्ट AB, तो ये क्या करेगी? कॉर्न बोरर को मारेगी। किसको? कॉर्न बोरर के लिए रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये इसमें दे नहीं रखा था। तो क्राई फर्स्ट AB क्या मारेगी? कॉर्न बोरर को मारेगी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ में आ गया तुमको ये? अब देखो यहाँ पे हम टोबैको प्लांट की बात करेंगे, तो टोबैको प्लांट में क्या रहता था? एक ना निमेटोड रहता था जिसका नाम है मेलोडीगाइन इकोग्निटा, ठीक है। ये क्या करता था? टोबैको प्लांट की जड़ों को नुकसान पहुंचा रहा था। तो इसके लिए हमने क्या किया? यूज़ की एक थेरेपी जिसका नाम है RNA इंटरफेरेंस, ठीक है। इस स्ट्रेटेजी का यूज़ किया और जिससे कि प्रिवेंट कर लिया हमने, टोबैको प्लांट को बचा लिया और आज टोबैको खा रहे हैं लोग भाई मज़े में, ठीक है। तो टोबैको तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी इनके लिए, तो बचाना ही पड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे हम कि मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में क्या क्या यूज़ है बायोटेक्नोलॉजी के। देखो, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं हम, ठीक है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, एंजाइम लिंकेज, इम्यून सॉर्वेंट, ऐसे एलिजा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है, ठीक है। और जो एलिजा टेस्ट होता है वो बेस्ड होता है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे, ठीक है। समझ में आ गए? ये सारे जो टेस्ट है ना, ये सारे टेस्ट जैसे कोई बीमारी हुई ना, तो स्टार्टिंग में हम ना अर्ली डिटेक्शन के लिए करते हैं, ठीक है। जिसमें कि हम सारे सिम्टम्स देखेंगे और मतलब बीमारी ना बहुत ज़्यादा ना हो गई हो, ठीक है, सिम्टम्स ना पीक पे ना पहुँचे उससे पहले हम करेंगे, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? अर्ली डिटेक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे हम देखेंगे जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में क्या रहता है? जैसे मान लो कि ह्यूमन है, तो ह्यूमन में तुमने देखा होगा डाउन सिंड्रोम होते हैं, ठीक है, क्राइडुचेट सिंड्रोम है। तो ये सब चीज़ें ना पहले पता चल जाए तो वो चीज़ थोड़ी ठीक हो सकती है, करेक्ट हो सकती है, ठीक है, जीन थेरेपी के थ्रू, ठीक है। कोई भी बीमारी आने वाली हो तो वो जीन्स के थ्रू अगर ठीक हो सकती तो हम उसे करेंगे, तो उसको हम जीन थेरेपी बोलते हैं, ठीक है। ये ना कब यूज़ की थी? 1990 में यूज़ की थी, एक 4 साल की लड़की पे जिसको क्या था? ADA डिफिशियंसी थी, ठीक है। अब देखो, टेक्निक फॉर करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन थ्रू द जीन मैनिपुलेशन, ठीक है। जो ADA होता है वो ADA सीक्रेट होता है लिम्फोसाइट से, ठीक है, लिम्फोसाइट से। ये कर तो लेते हैं बट ना मतलब बोलेंगे ना तो फुली क्यूरेबल नहीं है, ठीक है। और इसमें इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ठीक है। तो उस बच्ची के इंजेक्शन लगाए जाते थे, पता नहीं वो बच पाई नहीं बच पाई, ठीक है। बट ये सब अगर हम जैसे, वो तो 4 साल की थी, काफ़ी लेट हो गया था, पर पहली बार किया गया था उस लड़की के ऊपर, ठीक है, जीन थेरेपी। पर जैसे मान लो आज के टाइम पे तो जब एम्ब्रियो में रहेगा, चाइल्ड रहेगा, छोटा बच्चा रहेगा, या फिर पहले ही देख लें, डायग्नोसिस कर लेते हैं पहले ही, ठीक है। तो ये था जीन थेरेपी, ठीक है। अब आ जाओ मेडिसिन में क्या क्या यूज़ है। देखो, अब हम बात करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग, इंसुलिन में क्या काम है। तो सबसे पहले अगर ये इंसुलिन बनाते थे ना तो एनिमल से बनाते थे, जैसे कि पिग्स हो गए या फिर कोई कैटल्स हो गए, उनसे बनाते थे, ठीक है। और वो भी कैसे? उनकी पैनक्रिएज से, ठीक है, पैनक्रिएज के थ्रू बनाया जाता था इंसुलिन। कोई हो गई प्रोसेस हो गई, पैनक्रिएज निकाल के कुछ करते थे, तो उसकी वजह से ना ह्यूमंस में थोड़ी मतलब अफेक्ट कर रही थी वो चीज़ें, ठीक है ना। तो एलर्जी टाइप की भी हो सकती है, कुछ भी रिएक्शन हो सकती है ना। तो फिर क्या किया? तो पहली बार एक कंपनी आई जिसका नाम था एली लिली कंपनी, इंडिया कह रहे हैं, अमेरिकन कंपनी है ये, ठीक है। जिसने क्या किया? DNA सीक्वेंस निकाली, ठीक है। वो भी किससे? ई कोलाई से। तो इन्होंने ई कोलाई से पहली बार इंसुलिन बनाया, ओके। और ये मान लो यहाँ पे तुमको अब डायग्राम भी दे रखा है, यहाँ पे ना ये दे रखा है प्रो इंसुलिन, ठीक है। इसमें ABC कुछ भी नहीं है, बट अब आगे क्या होता है, ये ना टूट के 3 पार्ट्स में, C पेप्टाइड अलग हो जाता है, बचे A और B पेप्टाइड, ठीक है। हम C पेप्टाइड को हम हटा देंगे, ठीक है। और ये क्या है? ये हो गई हमारी मेजर इंसुलिन हो गई, ठीक है।
तो यही है, ऐसे करके हमने इंसुलिन बना ली और मतलब ईजी भी है इंसुलिन बनाना। ई कोलाई से हम ज़्यादा मात्रा में बना सकते हैं और कोई भी एलर्जी की टेंशन नहीं रहती है। ठीक है, अब आ जाओ आगे। तो अब क्या रह गया, ये हमने RNAi स्ट्रेटजी सब पढ़ लिया। हाँ, ये हमने पढ़ लिया है, ये पूरा ही चैप्टर पढ़ लिया आई थिंक। ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। आई होप यू लाइक द वीडियो। आपको ये अच्छा लगा होगा क्योंकि बहुत शॉर्ट था और पूरे ही एक चार्ट में हमने पूरा ही पढ़ लिया है। तो गाइज़, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियोस और बनाऊँ तो इसके लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।